पार्ट संख्या आपका 9 है, वीडियो संख्या 2 है। इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा करेंगे। सब आपको पता है कि नींव कैसे बाबर द्वारा रखी गई थी, अकबर ने उसको मजबूत किया, मनसबदारी जागीरदारी से इसको स्थायित्व आया। इन सब बातों का आपको पता है, ये हम पढ़ आए हैं। कला संस्कृति सब क्षेत्रों में उन्नति हुई, लेकिन ये उन्नति किसी के काल में आकर अटक गई थी, रुक गई थी। वो था औरंगजेब का काल। औरंगजेब के काल में ये डगमगाने लगा साम्राज्य जो है, और शान धीरे धीरे फीकी पड़ती पड़ती आखिर में ये पतन की कगार पर पहुंचा। तो हालांकि इतिहासकारों के अलग अलग इस बारे में मत है कि इसमें जो जिम्मेदार था वो औरंगजेब था, उत्तराधिकारी थे, कोई अलग नीति थी, कोई और अन्य फैक्टर था। जदुनाथ शर्मा और श्री राम शर्मा जो ये इतिहासकार ये कहते हैं कि औरंगजेब की जो संकीर्ण धार्मिक नीति थी वो एक मुख्य कारण था पतन का मुगल साम्राज्य का। जबकि अन्य जो इतिहासकार हैं, अगर उनकी बात करें, वो इससे सहमत नहीं है। वो हैं सतीश चंद्र और आपके इरफान हबीब और अतहर अली। अगर सतीश चंद्र की बात करें तो सतीश चंद्र जो मुख्य जो कारण बताते हैं, वो बताते हैं कि जागीरदारी और मनसबदारी जो व्यवस्था थी, जो इनकी नींव थी, स्तंभ थी, उनमें कमी आ गई। उस व्यवस्था में कमी आई तो वो पतन का कारण जो है बनी। हबीब जो बताते हैं, हबीब क्या कहते हैं? हबीब कहते हैं कि कृषि संकट को उन्होंने मुख्य कारण बताया है। जो जमींदारी के से संबंध था, जमींदारी हमने पढ़ा था, जागीरदारी। एएन सिद्दीकी अपने अध्ययन में राजनीतिक, प्रशासनिक तथा कृषि संकट के बीच संबंध दिखाते हुए पतन को बताते हैं। तो ये अलग अलग कारण है, उनको हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। राज्य का स्वरूप, पहला जो कारण है वो है राज्य का स्वरूप। कैसा था आपको पता है? सम्राट निरंकुश था, सर्वे सर्वा था, सारी शक्तियों का स्रोत था, ये सब आपको पता है। तो सारा प्रशासन इनके ही इर्द गिर्द घूमता था। तो कुल मिलाकर राष्ट्रवादी या जनतांत्रिक वो नहीं था, निरंकुश प्रशासन था। सम्राट की चारों तरफ सारा चक्र घूमता था। कुछ मंत्री जरूर थे, लेकिन मंत्री मात्र कैसे थे? सलाहकार थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके निर्णय माने जाएंगे, उनकी बात मानी ही जाए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की व्यवस्था में व्यक्तित्व का महत्व जो है बढ़ जाता है। व्यक्ति अगर अच्छा है तो शासन अच्छा चलेगा, नहीं तो बुरा हो जाएगा। तो महत्व जो है वो बढ़ जाता है। तो शासक जो जब तक जो है अच्छे शासक आए, सोची समझी नीति का पालन करते रहे, वो तब तक अच्छा चलता रहा। लेकिन उस समय तक ही केवल वो चला। जैसे ही शासक खराब आए, खासकर औरंगजेब की अगर हम बात करें या उसके बाद के जो कमज़ोर शासक आए, तो जो मजबूत जो जड़ें थी वो हिल गई, मजबूत जड़ें हिल गई। ये इसमें रहा, परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग हो गई। उसमें विघटनकारी तत्व जो है वो मजबूती पकड़ते और सारे साम्राज्य को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर देते। राजतंत्रवादी मुगल शासन प्रणाली में उत्तराधिकार का नियम संभव नहीं था। एक बड़ी समस्या थी, वो थी उत्तराधिकार का नियम न होना। संभव नहीं था, ऐसा ये कह रहे हैं। तो उसमें क्या होता था? परस्पर युद्ध होता था, संघर्ष होता था, और उससे भी साम्राज्य को काफ़ी नुकसान जो है होता। आपको पता है कि शाहजहां को जो है औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था। देखते जीते जी जो है ये पीड़ा उसको देखनी पड़ी, युद्ध देखना पड़ा अपने पुत्रों के बीच में। विनाश लीला उसने अपने साम्राज्य की देखी थी। अंतिम दिन जो है जेल में ही बिताए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जो शासक मर गया है उसका जो संस्कार है अंतिम, वो महत्वपूर्ण नहीं था, वो इम्पोर्टेंट नहीं था। बल्कि क्या इम्पोर्टेंट था? गद्दी।
गद्दी पाकर जो है राज तिलक करवाया जाए, गद्दी पाई जाए, ये महत्वपूर्ण हो गया था। क्योंकि वो जीत गए, जीते तो गद्दी, हारे तो मौत, ऐसा मानने लगे थे। हारे तो मौत जो है बाटे आएगी। तो कमज़ोर शासकों के काल में ये जो संघर्ष है, सत्ता का जो संघर्ष है, संघर्ष तो पहले भी चला था, लेकिन कमज़ोर शासकों के काल में विशेष रूप से सत्ता का जो संघर्ष है, ये पतन का एक बड़ा कारण बन जाता है। दूसरा जो बिंदु है, औरंगजेब के कमज़ोर उत्तराधिकारी। ये अभी हमने पिछली जो पहली वीडियो देखी थी उसमें हम पढ़ आए, इसके बारे में ज़्यादा जो है चर्चा नहीं करेंगे आपसे। आपने पढ़ा, पूरे 11 शासकों के बारे में आपने पढ़ा, कैसे कैसे वो लोग थे। कोई साहिब बेखबर कहलाता था, कोई रंगीला कहलाता था, कोई लाल कुमारी कहलाता था। तो ये ऐसे ऐसे नाम इनके रखे गए, इनके जो कृत्य थे उनके कारण से ही रखे गए। पहले वाले को जो है बाद वाला अच्छा कहलवाया जाता था, अच्छा शासक जो है कहलवाया जाता था। इतने गलत गंदे जो है शासक आते रहे, ठीक है। वो भोग विलास में ही अपना विशेष रूप से समय लगाते थे। शासन व्यवस्था का कोई आदर्श वो स्थापित नहीं कर पाए। अपमान जो है दरबार में सामान्य हो गया था, सामान्य सी बात थी। शासक का अपमान, गद्दी का अपमान। सैयद बंधु जो है सम्राट निर्माता कहलाए। इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि कोई और सम्राट किसी को बनाता था। और तो और क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय, जिसने अपने आप को शासक घोषित कर दिया बिहार में बैठे हुए, वो दिल्ली ना आ सका, उसको डर था दिल्ली ना आ सका। भय के कारण वो क्या साम्राज्य की सुरक्षा करता, जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, उसको अपना डर है, साम्राज्य की रक्षा वो क्या करता। तो ऐसे शासक आए, तो उसके कारण से जो है स्थिति काफ़ी कमज़ोर जो है मुगल साम्राज्य की हो गई। तीसरा बिंदु जो है आपका, मुगल दरबार में षड्यंत्र और गुटबाजी शुरू से ही थी, लेकिन जब कमज़ोर उत्तराधिकारी आए तो ये ज़्यादा हो गई थी, और इसका इम्पैक्ट जो है वो भी ज़्यादा साम्राज्य के ऊपर पड़ा। तो क्या था इस गुटबाजी में? दरबार जो था उसकी कुछ मर्यादाएं थी, उसकी कुछ परंपराएं थी। जब शासक मजबूत होता तो कड़ाई से उनका पालन होता था। शासक कमज़ोर हो गए तो वो केवल औरंगजेब के बाद जो है वो मात्र औपचारिकताएं रह गई, परंपराओं का पालन नहीं होता था। और दरबार जो है गुटबाजी का, षड्यंत्रों का अखाड़ा जो है बन गए थे। दरबारियों का चारित्रिक जो पतन जो है अधिक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है घटित तो वहाँ पर हो रही थी। अलग अलग गुट बने हुए थे, षड्यंत्रों के माध्यम से ही भविष्य के सम्राट का फैसला होता। वो जो गुट थे उनका जो मूल जो था उद्देश्य, वो था स्वार्थ, कि जिससे स्वार्थ जुड़े हुए, न तो धर्म था न नस्ल उसमें मुख्य फैक्टर था, वो था स्वार्थ। इसके कारण से गुट बनते थे, बिगड़ते थे। तो निजी स्वार्थों में आकर इनका उद्देश्य जो था वो स्वार्थों की पूर्ति करना होता था। विरोधी गुट का अपमान करना, विरोधी गुट का अपमान करना, बोलो, विरोधी गुट का अपमान करना, और मैं तो फिर करेंगे, थोड़ी वीडियो बना लूँ, थोड़ी देर में आऊँगा उधर। विरोधी गुट का अपमान करना और उसको नीचा दिखाना बार बार, और उसको अपना जो गुट है, अपने गुट का या अपनी जो वफादारी साबित करके सम्राट के सामने वफादारी साबित करना, या उसको जो है चापलूसी करना कह लो आप, चापलूसी कर कुछ लाभ जो है सम्राट से लेना, कुछ रियायतें, यही उद्देश्य था। तो जब इनके अंदर ये वैमनस्य जो है बढ़ता, ये जो चीज़ें बढ़ती, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या बढ़ती, तो सम्राट इसमें कोई भूमिका अदा न कर पाए, झगड़े न सुलझा पाए।
तो ये स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी नाजुक हो गई थी कि ये विदेशियों तक को आमंत्रित कर लेते थे अपने झगड़ों में, और भी राज्य तबाह हो जाए कोई इनको मतलब नहीं था। शत्रु के खेमे में, मतलब विरोधी पार्टी के खेमे में ऐन मौके पर जा मिलते थे। इतने नीच ये हो गए थे, इतने मतलब घटिया स्तर पर ये लोग आ गए थे। तो इसमें दरबारियों की कार्रवाई जो थी साम्राज्य विरोधी हो गई, जबकि यही पहले साम्राज्य के स्तंभ होता था ये दरबारी, और अब ये दरबार के विरोधी हो गए थे। चौथा जो आपका बिंदु है वो है मुगल कुलीनों की महत्वाकांक्षा। मुगल कुलीनों की महत्वाकांक्षा। कुलीन मुगल शासक वर्ग का जो है ना अभिन्न हिस्सा थे। तो ये अपना प्रभुत्व जमाने की जो प्रयास करते रहते थे शासक के सामने जैसे भी। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो है प्रांतीय जो है सूबेदारों ने जो है किया। प्रांतीय सूबेदारों ने कैसे किया, जैसे ही उनको कमजोरी का जो है मौका मिलता, कमजोरी में वो मौका जो है बुनाने से, अवसर बुनाने से नहीं चूकते थे, तो वो क्या करते, स्वतंत्रता की घोषणा कर देते जैसे ही। तो ऐसा करके कई जो राज्य है वो स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र सीमाएं जो है छोटी होती गई, राज्य की सीमाएं छोटी होती गई। इनमें अगर हम बात करें तो इस तरह से कौन कौन हुए, हैदराबाद, आपका अवध, बंगाल, गुजरात, बुंदेलखंड, मालवा, पंजाब, ये सब स्वतंत्र है। और मुगलों का प्रभाव जो है दिल्ली तक, शुरू में दिल्ली तक रहा, और बाद में तो आपको पता ही है कहाँ तक रह गया था, लाल किले तक। लाल किले तक ही इनकी सत्ता का जो है अंत हो जाता था, यही इनकी सीमा थी, यही पहचान रह गई थी। कुल मिलाकर इस प्रकार के जो अपने बिंदु पड़े, इन सब ने मुगलों का जो सम्मान था, जो शान थी, उसको चोट पहुंचाई, और मुगल साम्राज्य का फिर पतन होना अवश्यंभावी था। जो फैक्टर जो इनके आधार स्तंभ होते थे, वही फैक्टर अब जो है पतन की भूमिका में आ गए थे। चाहे वो राज्य का स्वरूप हो, इससे भी राज्य समृद्ध हुआ था, सम्राट, अच्छे सम्राटों के अधिकार में ज़्यादा शक्तियाँ थी। कमज़ोर उत्तराधिकारी, दरबार में षड्यंत्र, गुटबाजी, कुलीनों की महत्वाकांक्षा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अन्य बातें पढ़ेंगे।